नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट, और इसमें मैं कल जो है आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन हर एक चीज़ पूरा डिटेल्स में बता दिया था कि कैसे आपका बेंडिंग होता है। तो स्ट्रेस एंड बेंडिंग चैप्टर चल रहा था, जिसमें ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था कैसे बेंडिंग होगा और कैंटिलीवर में क्या कैसे बेंडिंग होगा, पॉजिटिव किधर रहेगा, निगेटिव किधर रहेगा, मतलब कंप्रेशन और टेंशन, और ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। वहाँ पे मैंने फार्मूला भी एक बता दिया था आपको जानकारी के लिए। ठीक, तो इस सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दिया था। ठीक, तो चलिए तो आज हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन फ्लेक्सुरल फार्मूला या बेंडिंग फार्मूला। तो एक इसको फ्लेक्सुरल फार्मूला भी बोलते हैं या बेंडिंग मतलब क्या होता है आपका फ्लेक्सुरल ही होता है। उसके बाद आपका फॉर प्योर बेंडिंग, केवल ये प्योर बेंडिंग के लिए, तो मैंने कल बताया था प्योर बेंडिंग क्यों कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं। तो इसका देखिए फ्लेक्सुरल फार्मूला का जो हिंदी होगा वो होगा नमन फार्मूला। क्लियर। चलिए तो इसको हम लोग आज डेरिवेशन इसमें देख लेंगे इस लेक्चर में, ताकि हम लोग जब कल क्लास करें तो उसमें हम लोग इसका पूरा न्यूमेरिकल वगैरह कर लें। ठीक है, और इस तरह से आपका ये बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर तब कंप्लीट होगा। क्लियर, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है और डेरिवेशन तो आता ही है। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सभी लोग एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दें। ठीक है, चलिए तो आज है 1 तारीख, नया साल स्टार्ट हो गया है। तो सभी को जो है नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं हम। चलिए तो खुशी के साथ सभी लोग क्लास करें एकदम, और अच्छे नंबर लाएं नए वर्ष में। क्लियर, चलिए यही हम कामना करते हैं आप लोग के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है। तो हम लोग इस डेरिवेशन को जो है कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो हम लोग जो है बीम बिना बेंडिंग के ले लेते हैं, जिसमें बेंडिंग ना हो। ठीक है, उसके बाद एक जो है बेंडिंग से ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम उससे कोरिलेट करके तब इसको डेराइव करेंगे। तो हमेशा याद रखिए जब भी इसको आप करिए डेरिवेशन। और एक चीज़ बता दूं, ज़्यादा आपसे यही पूछता है डेरिवेशन ही। जितना मैं लगभग पेपर एनालिसिस किया हूं उसमें मैं देखने को हमको मिला है कि डेरिवेशन ज़्यादा पूछता है। स्टार मार्क कर लेंगे इसको, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्लियर। चलिए तो देखते हैं इसमें हम। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग ये हमारा एक कोई बीम है। ठीक है, ये क्या है, कोई बीम है इस तरह से सिंपली सपोर्टेड, और उसके बाद फिर इस पे जो है हमारा लोड W लग रहा है। क्लियर, और जिसकी वजह से क्या है इसमें बेंडिंग हो रहा है। ठीक, तो ये हमारा जो है L/2 हो जाएगा टोटल। यदि L है तो ये L/2 हो गया और ये L/2 हो गया। क्लियर। चले तो AB हो गया ये, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंडिंग कर्व। तो ये जो बेंडिंग कर्व है ना, उसी को हम लोग यहाँ पर आगे जो है दिखा के उसी को जो है हम लोग उसी से डेराइव करेंगे। क्लियर है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर क्या करते हैं कि नमन के पहले धरण लेने पर, तो सबसे पहले हम लोग नमन के पहले लेंगे, मतलब बेंडिंग के पहले। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, नमन के पहले धरण लेने पर। क्लियर। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप इसको, कंसीडर द सेक्शन या बीम बिफोर बेंडिंग। ये इसलिए इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत लिखवा दे रहे हैं, क्योंकि जो है ज़्यादातर जो स्टूडेंट है ना वो हिंदी में ही है, बट हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में भी पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि सर आप तो प्योर पूरा हिंदी ही करवा देते हैं, इसलिए उनको ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। चलिए अब इसमें देखिए हमारा क्या है, ये हमारा जो है मान लेते हैं ये है बीम है। ठीक, और ये बीम जो है हमारा क्या है, नमन के पहले है। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारा न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर होगा, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर कहीं लाई करेगा ना, ये
ठीक इसके बीच में न्यूट्रल एक्सिस, ठीक। और इस पर जो हमारा मान लेते हैं कोई, इस पर जो है इनके बीच जो है, इनके बीच हमारा क्या है, ये इनके बीच मोमेंट हो रहा है, इनके बीच जो है सॉरी बेंडिंग हो रहा है, ठीक। और ये हम मान लेते हैं कि ए बी सी और डी, ये बीम में इतने दूर पे हमारा क्या है, बेंडिंग हो रहा है, ठीक। तो हम मानते हैं कि इस पर जो है हमारा मान लेते हैं एक वाई लेयर इस पर ले लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, एक वाई लेयर ले लेते हैं। और इस पर हमारा क्या है, ये वाई हो गया, इस पर बेंडिंग हो रहा है, इस पॉइंट पर, इस लेयर पर, ठीक है। इस लेयर पर ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस से इस लेयर पर क्या है, बेंडिंग हो रहा है। मान लेते हैं हमारा जो है ये जो डिस्टेंस होगा, दूरी, वो डी एक्स होगा, क्लियर है। ये हम एक स्ट्रिप इसमें मान ले रहे हैं, ठीक, नमन से पहले, क्लियर। और उसके बाद जो है आगे देखते हैं, तो इसमें देखते हैं हम लोग जो है फिर नमन के बाद देख लेते हैं, ठीक है। नमन के बाद वाला फिगर देख लीजिए। तो भैया नमन के बाद वाला फिगर देख लें। ये तो नमन के पहले था, हमने एक और स्ट्रिप इधर ले लिया, एक और लेयर ले लिया, दूसरा लेयर, ठीक। एक लेयर तो यहाँ न्यूट्रल एक्सिस पे था ही, तो ये इस पे तो कोई बेंडिंग नहीं होगा। लेकिन एक जो हम इधर लेयर ले रहे हैं वाई, तो इस पर क्या होगा, कुछ ना कुछ बेंडिंग होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। तो ये तो इसमें क्या है, नमन के पहले है, तो इसमें प्रेजेंट टाइम तो इसमें नहीं होगा बेंडिंग, कुछ नहीं होगा, सब जीरो रहेगा। अब इसी का सेम फिगर हम दूसरा बनाते हैं, जो कि यही फिगर क्या करेगा, बाद में जब हम बेंड कराएंगे इसको, मान लीजिए लोड लगा दिए, इसको बेंड कराते हैं, तो ये फिगर कैसा बनेगा वो हम देखना चाहेंगे। इसीलिए वाला फिगर हम बनाए हैं, ताकि सेम इस तरह से जब बनाएंगे दोबारा, तो आपको समझ में आए कि हाँ, जो ये वाला सर बनाए थे बिफोर बेंडिंग, तो ये कैसे बेंड कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो नमन के बाद धरण लेने पर, ठीक है, मतलब कंसीडरिंग द बीम या सेक्शन, ठीक है, आफ्टर बेंडिंग, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका भी फिगर बना लेते हैं। तो सेम यही वाला क्या करेगा, ऐसे बेंड हो जाएगा ना, सेम यही वाला ऐसे बेंड हो जाएगा। तो देखिए इसमें सेम यही फिगर जो है बनाइए और इस तरह से इसमें बेंड दिखाइए, देखिए। तो सेम जो है इसी तरह से इसमें भी बना लीजिए। यहाँ पे क्या करेगा, ये बेंड कर जाएगा, देख रहे हैं बेंड कर रहा है, ठीक, इस तरह से ये। और इस पर जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस होगा, वही न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर भी हो जाएगा सेम, क्यों, वही न्यूट्रल एक्सिस सेम हो जाएगा। और इस पर जो है ये न्यूट्रल एक्सिस सेम हो गया। और इस पर जो हमने वाई स्ट्रिप माना था, उस वाई लेयर सेम यहाँ पर भी वाई लेयर होगा। और किस सेक्शन के लिए होगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये यहाँ तक जो है इस पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक बेंडिंग, क्लियर है, यहाँ तक, ठीक। और ये जो हमारा कर्व बन रहा है, ये जो कर्व बन रहा है, ये किस पॉइंट से बनेगा, ये जो कर्व बन रहा है ये किसी एक केंद्र से तो बनेगा ना। तो मान लेते हैं केंद्र जो है वो यहाँ से बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, ओ केंद्र से बन रहा है, क्लियर है। तो ये देखिए हमारा क्या है, ये ओ केंद्र से इसका रेडियस हम ले लेंगे कि देखिए ये कर्व तो बनेगा ना, जब बेंड करेगा तो जाहिर सी बात है ये कर्व बनेगा ही। और उस कर्व का तो कोई एक पॉइंट होगा, जो कर्व जहाँ से उसका चाप बन रहा है, ठीक है, उसका कोई केंद्र तो होगा। तो यहाँ पर हमारे मान लेते हैं ये केंद्र यहाँ पर ओ है, ठीक। और इस केंद्र से जो है इस केंद्र से हमारी जो दूरी होगी ये वाली सेंटर वाली, ये जो है आर होगी, ठीक है। ये क्या होगी, ये जो है आर होगी रेडियस, ठीक है।
ये क्या होगा आर होगा, और इसमें कितना एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा। क्लियर, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ये जब बेंड करेगा तो इस तरह का उसमें फिनोमिना बनेगा। क्लियर, क्योंकि ये जब बेंड करेगा तो इसमें कर्व फार्म होगा, और कर्व जब फार्म होगा तो जो कोई भी कर्व फार्म होता है तो उसका कोई ना कोई केंद्र होता है या पॉइंट होता है, उस पॉइंट से ये कर्व फॉर्म करता है। तो वो पॉइंट हमने यहाँ पर ओ रिप्रेजेंट कर दिया, ओ दिखा दिया, और उस ओ को दिखाकर हमने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया कि कहाँ से कितनी स्ट्रिप से ये कितनी दूर जो है ये बेंड करेगा। क्लियर, और इसका जो रेडियस होगा वो यहाँ तक रेडियस होगा आर। और हमने जो ऊपर देखिए हमने जो एक लेयर कंसीडर किया था अलग से, ये देखिए एक लेयर, ये लेयर हमने इसलिए कंसीडर किया है ताकि जब बाद में हम इसको डिराइव करें तो पता चले कि इस लेयर पे कितना बेंडिंग हुआ है। क्लियर है, किस पर, वाई पर कितना बेंडिंग इस पर हुआ है। क्लियर, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर दिखाया है। तो आप इसमें भी दिखा लीजिए कि हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक, और इधर जो है ये ए था ना, वहाँ पर ये ए पॉइंट था तो ये ए डैश हो जाएगा, यहाँ पे सी पॉइंट था तो सी डैश हो जाएगा, यहाँ पे डी पॉइंट था तो हमने दिया था डी डैश हो जाएगा, और ये बी डैश हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से। और जो ये अच्छा इसमें मैंने ऊपर नहीं दिखाया था क्या, एक मिनट ऊपर वाले में भी दिखा लें सभी लोग। ये जो है हमारा ई पॉइंट हो जाता है, ये न्यूट्रल एक्सिस जहाँ पे यहाँ तक आएगा इस पर भी ये हमारा एफ। तो देखिए ई एफ में जो है कोई अगर ये बेंड हम जब बेंड होगा, जब कर्व बनेगा, ठीक है, जब लोड लगेगा तो कर्व बनेगा, तो ई एफ में कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन बदलाव किस में होगा आपका, वो जी एच में होगा। ठीक है, जी एच में बदलाव होगा, मतलब जी ये पॉइंट और एच ये पॉइंट पर। क्लियर है, चलिए तो अब इस वही चीज़ इसमें भी दिखा लीजिए आप कि हमारा ये जो है ई डैश हो जाएगा ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा, और ये जी हो जाएगा, और ये एच पॉइंट हो जाएगा, सॉरी जी डैश और एच डैश। क्लियर है, चलिए तो इस तरह से हम लोग इसको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, और ये जब देखिए ऊपर जी एच जो था, यहाँ पे जी एच क्या करेगा, चेंज करेगा, बट ई डैश एफ ई एफ इक्वल टू ई डैश एफ डैश हमेशा होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस है, और न्यूट्रल एक्सिस चेंज नहीं होता है, मैंने पहले ही बताया था। क्लियर, केवल कौन सा लेयर चेंज होगा, जी एच वाला लेयर चेंज होगा, मतलब जी एच इक्वल टू जी डैश एच डैश मतलब इज नॉट इक्वल टू है। क्लियर, इक्वल टू नहीं होगा, वो इक्वल नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्यों नहीं होगा, ये ई एफ वाला क्यों नहीं होगा, समझ में आया, न्यूट्रल एक्सिस पर। और जी एच वाला चेंज होगा इसलिए क्योंकि इसमें बेंडिंग हो रहा है, तो चेंजिंग लेंथ हो जाएगा, इस लेयर पर क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है। क्लियर है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना जो है धरन जो है बेंड है। क्लियर, तो माना बीम या धरन बेंड है, झुका हुआ है। क्लियर, चलिए तो इस कंडीशन में जो है हमारा जो रेडियस होगा आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेयर। तो ये जो रेडियस होगा ना, ये रेडियस जो है ये क्या हो जाएगा, ई डैश एफ डैश। ठीक, ई डैश एफ डैश, लेयर ई डैश एफ डैश पर वक्रता की त्रिज्या। ठीक, देखिए ये जो ई डैश एफ डैश है इस पर क्या है यार, वक्रता त्रिज्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्लियर, उसके बाद वाई जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, वाई ये हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक, अप टू लेयर कहाँ तक होगा, जी डैश एच डैश, तो जी डैश एच डैश। क्लियर, तो इसको आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, सतह जी डैश एच डैश तक न्यूट्रल एक्सिस से दूरी। तो हिंदी वाले भी लिख सकते हैं इसमें, और इंग्लिश वाले भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए तो अब आगे देखते हैं, इसमें जो हमारा थीटा होगा, थीटा क्या होगा यहाँ पर, तो एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर।
ठीक है। तो जो यहाँ पे आर्क बन रहा है, जो चाप बन रहा है, इसके सेंटर से जो है ये जो है हमारा क्या है, एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लें, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर। क्लियर। तो ये हमारे जो नए पॉइंट बने थे इसमें आफ्टर बेंडिंग, तो उसको हमने दिखाया है। क्लियर। तो इस तरह से जब आप डेरिवेशन करेंगे तो इस तरह से पूरा एक एक की स्टेप्स को करते जाएंगे, तब जाके आपको वहाँ पर नंबर मिलेगा। अदरवाइज वो नंबर काटने के उसके पूरे चांसेस रहते हैं। क्लियर है। चलिए, तो अब इसमें आप लोग देखिए कि हम लोग जो है नमन के कारण फिर हम लोग सतह जीएच में फिर क्या होगा, कोई न कोई स्ट्रेन होगा। देखिए कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे जो जीएच था, ध्यान से देखिए, जो जीएच था, जीएच और इसमें देखिए जी डैश और एच डैश में, जी डैश, एच डैश और जीएच में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि पहले जीएच की वैल्यू कुछ और थी, जीएच की लंबाई कुछ और थी। जब वो बेंड किया तो जीएच डैश की लंबाई, जी डैश और एच डैश की लंबाई बढ़ गई। मतलब क्या हुआ, उसमें विकृत हुआ। ठीक है, विकृत क्या होता है, मैंने बताया था, चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ। क्या हुआ इसमें, ये इसमें परिवर्तन हुआ। जब परिवर्तन होगा तो मतलब क्या है, आपका विकृत हुआ, स्ट्रेन हो गया इसमें। ठीक है, तो हम लोग इसको स्ट्रेन जब होगा तो इसमें फाइंड आउट करना होगा कि नहीं होगा। भाई मैंने बताया कि जीएच लंबाई में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि ये बेंड करेगा। क्लियर। चलिए, तो इसको हम लोग दिखा लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो हम जो है इसलिए नमन के कारण या बेंडिंग के कारण, ठीक, बेंडिंग के कारण, तो भैया बहुत समझ कर करेंगे, इसको नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं आप ऑफलाइन में। ठीक है, तो कारण सतह जीएच में विकृति या स्ट्रेन। क्लियर। तो इसको आप लोग जो है इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जो लोग लिखना चाहें। ठीक, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मतलब आपका हो जाएगा स्ट्रेन इन लेयर जीएच ड्यू टू बेंडिंग। तो इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर। तो बेंडिंग जो है जीएच लेयर में होगा, बेंडिंग के कारण जीएच लेयर में स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा ना, स्ट्रेन इसमें होगा। तो फिर इसका स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू चेंजिंग लेंथ, चेंजिंग लेंथ मतलब लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन। क्लियर। अपान क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ, मतलब कि वास्तविक लंबाई। यही स्ट्रेन होता है, सबको पता है, इसको मैंने बताया भी, इससे न्यूमेरिकल भी करवाया है। क्लियर। अच्छा, तो इसमें देखिए कहाँ पे होगा आपका परिवर्तन, तो जी डैश एच डैश चेंज हुआ ना, जी डैश एच डैश हुआ चेंज, माइनस जी एच और अपान वास्तविक दूरी जी एच। समझ में आया। फिगर से देखना, ध्यान से समझ रहे हो, ये सभी लोग अगर तो समझ में आ रहा होगा। तो ये जो जी एच डैश है ये बढ़ गया है, तो इसमें से बढ़ा जो, उससे माइनस करेंगे जी एच जो ऊपर वाला, ये वाला जी एच जो छोटा था। ठीक, फिर वास्तविक दूरी जी एच ही होगा। क्लियर है। चलिए, तो हमारा फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ई इक्वल टू ये हो गया जी एच। ठीक, यदि ये जी एच यहाँ पर है, इसको हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, जी डैश एच डैश माइनस ई एफ। जी एच इक्वल टू ई एफ है कि नहीं, बताएं सभी लोग। जी एच इक्वल टू ऊपर में जो नमन से बेंडिंग पहले वाला है, मतलब बेंडिंग से पहले वाला जो फिगर है, उसमें जी एच इक्वल टू ई एफ है कि नहीं है, ये बताइए। है ना। देखिए न्यूट्रल एक्सिस पे भी, ऊपर न्यूट्रल एक्सिस पे कहाँ चेंजिंग होता है, ई एफ क्या चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। तो ई एफ इक्वल टू जी एच है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर रख दिए, चूँकि जी एच इक्वल टू ई एफ है, तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, जी लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो आगे चलते हैं हम लोग, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या है ना, इसमें जो है आगे लिख लीजिए,
आगे लिख लें इसी में कि जो है चूंकि लेंथ ऑफ आर्क मतलब वक्र की लंबाई में, सॉरी वक्र नहीं चाप की लंबाई होगा, ठीक है, आर्क की लंबाई ई डैश एफ डैश, तो यहाँ पर दूसरे वाले में ई डैश एफ डैश जो है, ठीक है, उसमें क्या होगा, या फिर हम कहें कि ई एफ, तो ये एक ही है, ठीक है, तो इसके द्वारा फिर क्या होगा, तो इसके द्वारा जो हमारा होगा ये होगा ई एफ इक्वल टू ई डैश एफ डैश। ये समझ में आ रहा है, ई डैश एफ डैश ये बराबर होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस पे लेयर है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसमें ई एफ इक्वल टू ई डैश एफ डैश होगा ही, फिगर में ध्यान से देखें। तो यहाँ पर ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर ई एफ इक्वल टू यहाँ पर आर थीटा हो जाएगा। क्लियर है? देखिए आर थीटा कैसे हुआ यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से। अब ये देखिए ई एफ जो है और ई डैश एफ डैश देख रहे हैं, ई डैश एफ डैश और ई एफ बराबर है। तो अगर इस रीजन से देखें कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये इस पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है आपका, ठीक है, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है और ये आपका जो कर्व बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये ई डैश एफ डैश इक्वल टू आर थीटा, आर ये थीटा पूरा एंगल। क्लियर? तो ये होगा आपका ट्रायंगल के अनुसार। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग जो है इसका नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आगे क्या करना होगा, तो इसी को आप लोग फिर उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो हमने चेंज किया है। क्लियर? तो इसी तरह से सिमिलरली हम लोग इसको जो है जी डैश एच डैश वाले को भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो सिमिलरली, ठीक, सेम उसी प्रकार से, या इसमें लिख लीजिए कि इसी प्रकार से, ठीक, लेंथ ऑफ आर्क मतलब आर्क की लंबाई, क्लियर, मतलब जी डैश एच डैश के लिए। अभी तो ई डैश एफ डैश के लिए हमने देखा, अब जी डैश एच डैश के लिए देखेंगे। ठीक है, फिर इसके द्वारा क्या होगा, तो भैया इसके द्वारा भी तो यही होगा, जी डैश एच डैश इक्वल टू आर प्लस वाई इंटू थीटा। समझ में आया? आर प्लस वाई इंटू, देखिए जैसे हमने उसको ऊपर वाले को किया है सेम उसी तरह से ध्यान से फिगर में देखें, जी डैश एच डैश के लिए तो यहाँ पे प्लस वाई आर में ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो आर प्लस वाई इंटू थीटा। क्लियर? तो अब हम लोग फिर आगे चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि जी डैश एच डैश इक्वल टू आर थीटा प्लस वाई थीटा, उसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब हम देखेंगे कि लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, तो लंबाई में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जी डैश एच डैश माइनस ई एफ। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हुआ भाई, अब एक तो लंबाई में परिवर्तन ये हुआ था, उसके बाद दूसरा क्या लंबाई परिवर्तन हुआ था, ये हुआ था। ठीक है, समझ रहे हो सभी लोग? तो अब देखिए जी डैश एस डैश माइनस ई एफ, तो चेंजिंग लेंथ आपका ये हो जाएगा आर थीटा प्लस वाई थीटा। ठीक है, और माइनस आर थीटा, माइनस ये क्या है आर थीटा। अब ये आर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास डेल्टा एल इक्वल टू क्या बचेगा, वाई थीटा। समझ गए सभी लोग? अब ये जो डेल्टा एल इक्वल टू वाई थीटा जो हमारा बचेगा, इसको हम लोग जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है उसमें पुट कर देंगे। ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं दिया था क्या, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 दे लेंगे सभी लोग, ये वाला। तो ये वाला इक्वेशन नंबर 1 दे लीजिए, जो स्ट्रेन हमने यहाँ पर निकाला था। क्लियर? ये वाला देख रहे हैं, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 दे लेंगे और यही हमारा इक्वेशन नंबर 1 में वो वैल्यू लाकर पुट कर देंगे, ये वैल्यू जो निकली हुई है। क्लियर है? तो हम लोग लिख लीजिए यहाँ पर कि समीकरण 1 में सभी वैल्यू पुट करने पर, सभी वैल्यू रखने पर। क्लियर? तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू वाई थीटा,
तो वाई थीटा चेंजिंग लेंथ अपान आर थीटा वास्तविक लेंथ या वास्तविक लंबाई। क्लियर। तो यहाँ पे थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे बचेगा फिर क्या, ई इक्वल टू वाई अपान आर। ई इक्वल टू वाई अपान आर यदि ये हो गया तो हम लोग जो है हुक्स लॉ को पता है आप लोग सभी को, और इसमें ये भी लिखा हूँ कि ये हुक्स लॉ के एजम्पशंस में लिखा हूँ ना कि ये हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कैसे हुक्स लॉ को फॉलो करेगा और हुक्स लॉ यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा। क्लियर है। और हुक्स लॉ फिर होता क्या है आपका, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेस और हम यहाँ पे हटाएंगे कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या होगा जो है प्रोपोर्शनल को, तो यहाँ पे कांस्टेंट ई लग जाएगा, तो ई स्ट्रेन हो जाएगा। उसके बाद ई इक्वल टू हम लोग इसको इस ये सिग्मा अपान ई लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बीम को देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, अगर बीम को देख रहे हैं तो ये जो सिग्मा स्ट्रेस है इसको हम बी से दिखा सकते हैं। क्लियर, समझ में आया ये कैसे चेंज किए। तो ये भैया सोम का ही आपका है जो हमने स्टार्टिंग में बताया था। क्लियर है। अब हम लोग इस वैल्यू को ई मिला के पुट कर देंगे। ठीक है, ई मिला के इस वैल्यू को पुट करेंगे तो सिग्मा बी अपान ई इक्वल टू वाई अपान कैपिटल आर। तो ये हमारा क्या है, निकल के ये वैल्यू आ गया। समझ में आया ये। उसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि सिग्मा बी इक्वल अपान वाई इक्वल टू ई बाई आर। जो हमने फार्मूला वहाँ पे लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज करके ये इक्वेशन नंबर हमने क्या मान लिया, इसको 2। समझ में आया। स्टेप वाइज करते चलेंगे और ये 2-3 बार जब इसको आप लोग करोगे ना तो याद हो जाएगा और एग्जाम में आप इजीली कर सकते हो। और एग्जाम में आएगा ही, चाहे बेंडिंग फार्मूला हम अभी सॉल्यूशन पेपर कराएंगे तो वहाँ पर दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। क्लियर है। चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं कि समीकरण जो है 2 में हम लोग क्या करते हैं, सतह पर जो है नमन प्रतिबल लगने पर क्या होगा। तो देखिए, ठीक है, तो इसमें देखते हैं समीकरण 2 में या 2 से सतह पर नमन प्रतिबल लगने पर देखिए, अगर आप इसको बुक से डेरिवेशन करते हैं तो ये समझ में नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, इतना उसमें उल्टा सीधा किया हुआ है, आपको नहीं समझ में आने वाला। जैसे मैं बता रहा हूँ एकदम स्टेप वाइज चलेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं समीकरण 2 से जो है अगर सतह पर लगेगा तो ये सिग्मा बी इक्वल टू आपका स्ट्रेस क्या होगा, ई अपान आर इंटू वाई। तो इसको हम लोग बी के फॉर्म में केवल कर दीजिए, स्ट्रेस के फॉर्म में कर दिए हैं। तो समीकरण क्या हो गया, 3। ये इसलिए कर रहे हैं कि आगे अभी हमको इसमें रेक्टेंगुलर सेक्शन वगैरह लेंगे तो वहाँ पर ताकि कैलकुलेशन में इजी रहेगा। क्लियर। तो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये स्टेप्स में आप करे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं जो है समीकरण इसमें जो है हम लोग ई को और जो है आपका आर को कांस्टेंट रख देते हैं, ई और आर को कांस्टेंट रख देते हैं। क्लियर। तो लिख लीजिए समीकरण 3 कांस्टेंट वैल्यू है ही है सब दोनों। समीकरण 3 से हम देखते हैं कि यंग्स मॉडुलस, सभी लोग यंग मॉडुलस तो जानते ही हैं कि ये जो है प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आर कांस्टेंट है। तो इसलिए हमारा जो है सिग्मा बी इक्वल टू हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वाई के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये कांस्टेंट तो है ही है, इसमें कौन सोचने की बात है। क्लियर है। चलिए, अब तो ये यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग निकाल किस बीम के लिए रहे हैं। हम लोग निकाल जो रहे हैं इसका जो वैल्यू ये हम लोग निकाल रहे हैं किस बीम के लिए, आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए निकाल रहे हैं ना। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हम लोग जब निकालेंगे तो इसमें जो है मान लेते हैं कि आयताकार, ठीक, आयताकार बीम
का क्रॉस सेक्शन क्या करेंगे लेने पर। ठीक है, तो हमने ले लिया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बीम हमने लिया है इसमें हम केवल एक स्ट्रिप की जो है न्यूट्रल एक्सिस से दूरी ले लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, माना किसी जो वहाँ पे हमने लिया, याद है आपको, जो फिगर में अभी दिखाते हैं जस्ट। ठीक, माना किसी एलिमेंट स्ट्रिप का एरिया DA लेने पर जिसकी न्यूट्रल एक्सिस से दूरी y है। ठीक है, तो आपका ये देखिए कुछ इस तरह से फिगर इसमें बनेगा। ये हम मान लेते हैं ये क्या है हमारा, ये रेक्टेंगुलर, ये जो है बीम है, ये न्यूट्रल एक्सिस। तो जो वाला फिगर दिखाए थे उसी का ये क्रॉस सेक्शन है, जो पीछे हमने अभी जस्ट देखा है। ये एक हमने वहाँ पे देखिए स्ट्रिप लिया था ना, ये उसमें दिखाया था, और यहाँ से इनकी दूरी उसमें देखिए y दिखाया हूँ। क्लियर है, तो ये हमारा जो है, और इस पे जो स्ट्रेस लगेगा वो लगेगा DF, ये जो है DF लगेगा, और इस पे जो है जो इसका एरिया होगा वो होगा DA होगा। ठीक है, DA एरिया, स्ट्रिप का एरिया हमने लिया है। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन करेंगे। अभी देखना, ये टोटल, इसी के हेल्प से हम लोग टोटल एरिया का इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो ये वाला फिगर समझ में आ रहा है, ये वाला फिगर कोई दूसरा फिगर नहीं है, ये यही वाला फिगर है, ये वाला। ठीक है, हमने इसको क्रॉस सेक्शन कट करके ले लिया, तो y दूरी पर क्या है, स्ट्रिप लगा हुआ है। समझ में आया, तो यही वाले को हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया है, एरिया। क्लियर है, चलिए तो हम लोग फिर क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो है इस स्ट्रिप पर जो है फोर्स निकालते हैं। इस स्ट्रिप पे क्या करते हैं, फोर्स हम लोग निकालते हैं। क्लियर, चलिए तो इस स्ट्रिप पे फोर्स निकालिए सभी लोग। क्लियर है, तो इसमें लिख लीजिए कि बेंडिंग के कारण देखिए आपका ये करीब 2-3 पेज में जाएगा, तो एग्ज़ाम में आप कॉपी को पार्ट में करके तब करिएगा। ठीक है, पार्ट में दो भागों में कर लीजिएगा, बीच से लाइन खींच के, एक पार्ट में नीचे तक आइएगा, फिर उसको दूसरे पार्ट में करिएगा। क्लियर है, इस तरह से इसको डिवाइड कर लीजिएगा कॉपी को। तो यहाँ से ऐसे करते आइएगा, और जैसे ही नीचे यहाँ तक पहुँच जाएगा फिर यहाँ से स्टार्ट करके इधर करिएगा। क्लियर, इस तरह से। तो बेंडिंग के कारण जो है एलिमेंटल स्ट्रिप पर फोर्स, तो जो स्ट्रिप है ना उस पर हम लोग क्या करेंगे, फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमारा DF इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, सिग्मा बी जो स्ट्रेस लग रहा है इंटू DA एरिया। क्लियर है, इंटू DA एरिया, तो स्ट्रेस इंटू एरिया करेंगे तो फोर्स निकलेगा। तो ये हमारा चूंकि क्या होता है कि स्ट्रेस इक्वल टू F/A होता है, और हमारा जो है इसलिए F इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा ये XA। क्लियर, x दूरी पे। और उसके बाद फिर देखिए हमारा इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू को DF, ये सिग्मा बी क्या हो जाएगा, सिग्मा बी हो जाएगा E/R इंटू वाई। ये वहाँ पर दिया हुआ है जो हम समीकरण इधर निकाले थे 2। ठीक है, समीकरण 2 या 3 में 3 वाली वैल्यू को हमने यहाँ पर लाकर पुट कर दिया है। ठीक, क्योंकि ये हमको पता है कि सिग्मा बी इक्वल टू E/R इंटू वाई, समीकरण 3 से, समीकरण 3। क्लियर, इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और ये हमारा DA ही रहेगा। क्लियर, और ये देखिए DF इक्वल टू हमारा जो है DF इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका E/R इंटू वाई इंटू DA। तो वही सी को हमने फिर लिखकर, अब हम लोग क्या करेंगे इसका, ठीक है, इस पर क्या करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस के जो है सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ले लेंगे। ठीक, तो न्यूट्रल एक्सिस जो NA था वहाँ पर स्ट्रिप वाला, उसके सापेक्ष क्या करेंगे, मोमेंट ले लेंगे। तो ले लीजिए भैया, न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष मोमेंट लेने पर, मतलब घूर्ण लेने पर। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा जो है DM जो मोमेंट लिए हैं
ये हो जाएगा आपका df इंटू वाई। ठीक, df इंटू वाई। देखिए हमने क्या किया है, न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष क्या किया है, न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष क्या किया, मोमेंट ले लिया, तो df इंटू वाई। क्लियर। चलिए तो अब हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं df इंटू वाई को। तो dm इक्वल टू मोमेंट इक्वल टू df की वैल्यू हमारा हो जाएगा e बाई आर इंटू वाई, ई बाई आर इंटू वाई, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक, और इंटू ये वाला वाई यहाँ पे एक और हो जाएगा और इंटू डी ए हो जाएगा। क्लियर। इसको हम लोग क्या करेंगे, यदि इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया के लिए आ जाएगा ना, यदि इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया के लिए आ जाएगा, तो ई बाई आर। और जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है ना भैया, सीख लो, थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। हमको खुद नहीं आता था, थोड़ा बहुत सीख लिए हैं, बस जानकारी रखते हैं जिसमें आपका काम हो जाए। ठीक, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये डायरेक्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी ई बाई आर इंटू आई। अब ये जो वाई ये वाला है ना, ये वाली वैल्यू ध्यान याद करो कि ये जो इंटीग्रेट ये जो है वाई स्क्वायर डी ए क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये याद आया सभी को। इसीलिए हम वहाँ पे इतनी कहानी कर रहे थे, उसको हमने न्यूमेरिकल इसीलिए नहीं कराया, वो रीज़न कि हमें पता है इसका एप्लीकेशन बस यूज होगा। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया कि अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष जो है कुल मोमेंट ले लेंगे। अभी तक हम वहाँ पे हम केवल स्ट्रिप के लिए मोमेंट लिए थे, अब हम लोग कुल लंबाई के लिए मोमेंट ले लेंगे। ठीक, कुल के लिए, तो कुल मोमेंट हम लोग जब लेंगे तब हमारा क्या आएगा, तब हमारा आएगा यम इक्वल टू ई बाई आर। और हम लोग इसको जो है आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आई इक्वल टू होता है आई लिख सकते हैं ना। चलिए क्लियर है, तो ये हमारा इधर निकल के आ गया। ठीक, तो ये जो है हमारा आई क्या है, आई यहाँ पे क्या है, आई यहाँ है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया और मोमेंट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही ये सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया बोलते हैं, ये हमने वहाँ पर बताया है। क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा यम अपान आई कर दो इसको, जो हम फार्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंग, यही तो हमको निकालना है वहाँ पर। अब क्या करो, आपका ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अभी पूरी कहानी नहीं ख़त्म हुई है। क्लियर। तो हमारी अभी पूरी कहानी नहीं ख़त्म हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण जो है क्या करेंगे, समीकरण 2 और 4 को, समीकरण 2 एंड 4 से, तो 2 पता है, 2 हमने जो वहाँ पर निकाला था, ये एम बाई आई इक्वल टू ई बाई आर आया। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा जो है ये वाला नहीं है, दूसरा हम दिखा रहे हैं, जो 2 की वैल्यू आई थी वो 2 की वैल्यू कुछ ही आई थी, ये वाला वैल्यू उस वाले वैल्यू को हम लोग कंपेयर कर देंगे। तो ई बाई आर इक्वल टू सिग्मा बी बाई वाई, ई बाई आर इक्वल टू सिग्मा बी बाई वाई और ई बाई आर इक्वल टू एम बाई आई। तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो सिग्मा बी अपान वाई इक्वल टू ई बाई आर इक्वल टू एम बाई आई। समझ में आया। अब इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सेट कर लेंगे जैसा आपका फार्मूला आता है। क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बी बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर। तो इस तरह से इसको, और हमेशा फार्मूले को इसी तरह से हमेशा लिखेंगे। तो ये देखिए हमारा डेरिवेट करके आ गया। क्लियर है, समझ में आया ये। ठीक, और यदि आपको अभी भी ये डाउट हो तो जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, इसको 2 बार 3 बार चला के बार रिवाइज करके देख सकते हैं। ये वीडियो अपलोड ही रहेगा। क्लियर है, ये वीडियो जाएगा नहीं। तो हम लोग जो है, क्लियर, तो ये आपका क्या है, ये है आपका जो है नमन सूत्र। अच्छा, यम को हमने वहाँ पर स्टार्टिंग में ही कल वाले वीडियो में मैंने यम को बता दिया था, मोमेंट है, आई को बता दिया था, सिग्मा बी का इसका यूनिट बताया था। तो वहाँ एक फार्मूला लिखवा कर इसको बताया था ना पिछले वीडियो में, तो वहाँ से इसको देख लीजिएगा। और यही आपका, मैं फिर उसको बार लिखवाने का कोई मतलब है, आपका टाइम वेस्ट होगा।
क्लियर है। तो वहाँ से अब सब लोग देखे ही होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपका जो है बेंडिंग, ये मोमेंट है, मोमेंट रेजिस्टेंस, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सिग्मा बी स्ट्रेस है, वाई दूरी है न्यूट्रल एक्सिस से, यंग मॉडुलस है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये सब हमने बताया है ऊपर, ठीक है। चलिए, तो नमन सूत्र या नमन समीकरण, ठीक। और इसको इंग्लिश में जो है लिखते हैं आप, पता ही है कि फ्लेक्सरल फार्मूला और बेंडिंग फार्मूला या बेंड फार्मूला, क्लियर, और बेंडिंग इक्वेशन, ठीक। तो सभी लोग इसको जो है बार बार डिराइव कर लेंगे और एकदम याद कर लेंगे स्टेप्स को, क्लियर, कोई स्टेप छूटने ना पाए। और ये क्वेश्चन आउट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर देखिए, ये तो फिक्स है कि इससे क्वेश्चन आना है, चाहे डेरिवेशन आ जाए, चाहे इसका न्यूमेरिकल आ जाए, क्लियर। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में जो है इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, जो अच्छे न्यूमेरिकल आपके आते हैं उन सबको हम लोग इससे हैंडल करेंगे, ठीक है। और कुछ टर्म्स के हैं उनको भी देख लेंगे, क्लियर। तो कल क्लास आपकी होगी और कल फिर हम इसके आगे का पूरा फिर देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, क्लियर। तो इस तरह से आपका जो है ये डेरिवेट करके आ गया। तो जिसको अभी भी डाउट हो वो पिछली क्लास को बार बार रिवाइज करके देख सकता है, क्लियर है। और देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने वहाँ पर इसीलिए नहीं पूरा कराया है, मतलब न्यूमेरिकल, क्योंकि वहाँ पर आता है नहीं इसको अलग से, जब इसको इम्प्लीमेंट यहीं पे करना है। अभी देखना, हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, क्लियर है। तो वहाँ पे इसीलिए नहीं पूछता है क्योंकि उसको पता है कि हम जब इसको पूछेंगे तो ये भी कवर हो जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कवर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, तो फिर क्लास को एंड करते हैं। ओके, बाय बाय सभी लोग को, फिर ठीक है, गुड नाइट सभी लोग को। चलिए, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। ओके।